गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव पेपर आने की स्थिति बनी है ये आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। अभी आपने देखा कि कैसे हमने सिलेबस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं और साथ साथ में इस समय फ़िलहाल आईआईटी के पुराने पेपर्स जो कि गेट में सामने आए थे उन्हीं के क्वेश्चंस को आपके सामने रख रहा हूँ। ये डिफ़िकल्ट नहीं है, ये आपने महसूस कर लिया होगा। कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती है, सिंपली होती है अगर आप समझ जाते हैं तो। ये तो न्यूक्लियर पार्टिकल फिज़िक्स के लिए हमने आपके सामने क्वेश्चंस रखे। ऐसे ही आप दूसरे जो टॉपिक्स हैं, दूसरे पेपर हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के हों, चाहे एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा का हो, चाहे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का हो, चाहे फिजिक्स ऑफ नैनोमैटेरियल्स का हो, सभी में आपको इसी तरीके से समराइज़ कर लेना है। आपका ये एग्ज़ाम तो सिंपल वे में अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे। एवेल्यूएशन सिस्टम कंप्यूटर से है, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। 2-3 वीडियो इसके बाद हम और समराइज़ करने के बाद फिर हम 3-4 वीडियो फिज़िक्स ऑफ नैनोमैटेरियल्स के बनाएंगे। उससे आपका सारा कवर हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली उसमें आप इतना कर लेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए बोर्ड पे। हमने पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शंस इज पॉसिबल। देख लीजिए 14N7 13C6 बीटा प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। बी में है 13N7 14 की जगह 13 है मास नंबर, 13C6 प्लस बीटा प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। यू कैन सी द रिएक्शंस। यहाँ 13N7 वही वाली है, लेकिन यहाँ 1376 है, बीटा प्लस है। इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं है। इसमें आप इन दोनों में अंतर देखिए, 13C6 है, यहाँ 13C7 है, और बाद में बीटा प्लस न्यू ये है, बीटा प्लस न्यू ये है। मैं आपको एक चीज़ आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ज़्यादातर ये कंजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। आपने बेरियन नंबर पढ़ा, लेप्टॉन नंबर या लेप्टॉन क्वांटम नंबर पढ़ा, चार्ज वगैरह पढ़ा, तो जो जितने भी कंजर्वेशन लॉज हैं उनके आधार पर इनको वेरीफाई कर सकते हैं। मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये भी सही है। आप लेप्टॉन नंबर, बेरियन नंबर जो भी है कंजर्वेशन को आप चेक करके सही आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका सही आंसर है 13N7 इक्वल टू 13C6। मैंने नाइट्रोजन से C में बदला है, साथ में एक बीटा प्लस पार्टिकल निकला है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैंने इस टाइप की क्वेश्चंस आपके सामने हम काफ़ी रख चुके हैं, हो सकता है कुछ और भी रखें, लेकिन इनमें एक ही बात है कि आप जो कंजर्वेशन लॉज हैं उनके आधार पर आप चेक कर सकते हो। और ये जो क्वेश्चन स्पेसिफिक सामने रख रहे हैं ये आपके रटे हुए भी हो सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना होगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज दैट आप इसमें देखिए, ए न्यूट्रॉन एट रेस्ट इन फ्री स्पेस डिकेज इनटू ए प्रोटॉन एंड इन इलेक्ट्रॉन। हमने जैसा कि आपको बताया कि न्यूट्रॉन एक अनस्टेबल पार्टिकल है, उसकी लाइफ टाइम है, वो फ्री स्पेस में डिके करता है। यहाँ पे जो डिके होने वाली बात प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बताई गई। अगर ऐसा होता है तो इसमें कंजर्वेशन जो लॉ है कौन सा वायलेट होगा। मतलब ये ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर होने वाली बात हमें
समझानी ना होने वाली बात समझानी है तो इसमें कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन वायलेट होगा। इसमें लिखा है कंजर्वेशन, वायलेट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज के मामले में कोई गड़बड़ नहीं है कि प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में, न्यूट्रॉन प्लस होता है और ये न्यूट्रल होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन हमारा पॉजिट्रॉन भी हो सकता है तो ये चार्ज का कंजर्वेशन हो सकता, हो भी जाए। लीनियर मोमेंटम में क्या चेंज आएगा, एंगुलर मोमेंटम में क्या चेंज आएगा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। इसको आप रट लीजिए, ज़्यादा डिस्कस करने का टाइम नहीं है। तो आप इसमें ऐसी परिस्थिति में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वायलेट होना सही होगा इसका आंसर, अगर न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में डिके होता है। सॉरी, न्यूट्रॉन का मैंने गलत बना दिया है, E प्लस एंड E माइनस। चार्ज का कंजर्वेशन इसमें फॉलो हो रहा है, हो सकता है मास का कंजर्वेशन भी हो, लेकिन हमें और भी चीज़ें देखनी है। तो जो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम हमने लिखा, इसका आंसर आपको ये करना है। चूँकि ये गेट का क्वेश्चन है, आपको पता ही है 2003 वाले क्वेश्चन हमने इसमें जो आपके सिलेबस से रिलेटेड उनको सामने रखते हैं। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी को भी पेपर सेटिंग को मिलेगा, वो ढूंढेगा कि कैसे क्वेश्चन पेपर बनाए, तो हो सकता है कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा है, जरा सा ध्यान, जो दिमाग पर जोर डालेंगे समझ में आता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए स्टेशनरी पार्टिकल इन फ्री स्पेस इज ऑब्जर्व टू स्पॉन्टेनियसली डिके इनटू 2 फोटॉन्स। माने कोई एक पार्टिकल हाइपोथेटिकल ले लिया है और ये अपने आप डिके होता है 2 फोटॉन में। दिस इम्प्लाइज दैट, इससे क्या पता चलता है, particle carries electric charge। दूसरे में the spin of the particle must be greater than or equal to 2। C में है particle is a boson, the particle is a boson। और नेक्स्ट में द मास ऑफ द पार्टिकल मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम। डी ऑप्शन एक बार फिर सुन लीजिए, बहुत अच्छे से लिखा हुआ हो सकता है ना दिख रहा हो। द मास ऑफ द पार्टिकल मस्ट बी, वर्ड्स में लिखा हुआ था, मैंने सिंबल में बना दिया है, इक्वल टू और ग्रेटर देन मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जब आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर एनिहिलेट होते हैं तो उसके बाद प्रोटॉन मिलते हैं। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बेरियन नंबर इलेक्ट्रॉन नंबर देखेंगे कि कोई भी पार्टिकल है तो उसमें क्या होगा, क्योंकि प्रोटॉन्स क्या है, बेरियन है, तो सबसे पहले आपको आंसर और समझ में नहीं आ रहा, बेस्ट आंसर हमें चेक करना है। इलेक्ट्रिक चार्ज का उसका डीके से कोई लेना देना नहीं है, स्पिन से भी कभी कनेक्ट करके आपने पढ़ा नहीं है। और जो डी लिखा हुआ है, द मास ऑफ द पार्टिकल मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये भी सेंसलेस बात लगती है। इसका ऑप्शन आप समझ लीजिए, सी सही है, द पार्टिकल इज ए बोसॉन। जो भी पार्टिकल डीके हुआ है और बदले में हमें फोटोन मिल रहे हैं, फोटोन बोसॉन होता है, बोसॉन से बोसॉन बन रहा है, डिके है, कोई एनिहिलेशन नहीं है, क्रिएशन नहीं है, तो डिके होने में बोसॉन से बोसॉन होगा। इस एंगल से भी आप कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आपने न्यूक्लियस का रेडियस के बारे में जाना, न्यूक्लियस के डेंसिटी के बारे में जाना। अब वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन 2004 में पूछा गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द, इसको जोड़ा है मास नंबर,
प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर। आपको पता है कि वॉल्यूम तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन से उसका बनता है पूरा न्यूक्लियस, तो मास नंबर में न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों की गिनती हो जाती है। तो इसलिए आप अगर सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला भी पढ़े होंगे उसमें भी आइडिया मिलेगा। इसका सही आंसर है मास नंबर। 4 का जो हमने जो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 रखा है उसका सीधा सीधा जवाब है कि जो वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का प्रोपोर्शनल टू मास नंबर होता है। ये आपने देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 भी बेसिक क्वेश्चन है कि यूरेनियम जो 235 है उससे रिलेटेड है। थर्मल न्यूट्रॉन्स हैविंग स्पीड v impinges ऑन यूरेनियम 235। जब न्यूक्लियर का फिजन कराया जाता है तो थर्मल न्यूट्रॉन से यानी फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन से ही उसका बम्बार्डमेंट कराया जाता है। तो अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, एक साधारण सी बात है वो दिमाग में आपके रखनी है। बात क्या कहना चाहता है, द रिएक्शन क्रॉस सेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, ये इसकी वेलोसिटी से लिंक होता है। उसका जो वेलोसिटी है वो क्या है, उसके प्रोपोर्शनलिटी में क्या है, इसको रट लेना है बस आपको। चूंकि गेट में आया है क्वेश्चन, ए में v टू द पावर -12, बी में v टू द पावर ½ है, सी में v है, डी में v टू द पावर -1, यानी 1/v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन। यानी इसका सही आंसर है v टू द पावर -1। ये ऐसा मैंने सामने आपके क्वेश्चन रख दिया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। इतना समझाना ही सफिशिएंट है इतने कम टाइम में। अगर हम समझाने बैठ जाएंगे तो 5-7 क्वेश्चन से ज़्यादा आपके सामने नहीं रख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 6। इस क्वेश्चन में ये 2004 का है गेट का, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। As one moves along the line of, as one moves along the line of stability from क्वेश्चन समझते चलिए। फ्रॉम Fe56 टू यूरेनियम 235। आप पूरी टेबल देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा स्टेबल आयरन होता है, वो नेचर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसको कहते हैं मोस्ट एबंडेंट इन नेचर। मेटेरिस्टिक वर्ड, सबसे ज़्यादा मात्रा में आयरन ही पाया जाता है चूँकि स्टेबल होता है। यूरेनियम 235 का फिजन होता है, अनस्टेबल कहलाता है। कि हम पूरी टेबल में आयरन से लेके यूरेनियम तक जाते हैं, तो क्या इससे संबंधित पूछना चाहते हैं, द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, डी बाई ये हमने लिख दिया है, तो वहाँ पर वर्ड में लिखा था डिक्रीजेस फ्रॉम, इसमें क्वेश्चन कुछ खास बात नहीं है, साधारण सा फैक्ट आपने रख दिया है। फ्रॉम 8.8 MeV, कहने का मतलब है 8.8 MeV है आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, टू 7.6 MeV। दिस ट्रेंड इज मेनली ड्यू टू, ये अब क्वेश्चन आया, दिस ट्रेंड इज मेनली ड्यू टू, अब ऑप्शन सामने है, शॉर्ट रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, माने ये क्यों कम होती चली जाती है 8.8 से 7.6,
क्योंकि मास नंबर बढ़ता जाता है, न्यूक्लियस बड़ा होता जाता है। अब उसमें फोर्सेस कौन कौन से लगते हैं? एक तो शॉर्ट रेंज फोर्स माने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है, वीक फोर्सेस लगते हैं और कूलम्बियन फोर्स भी लगते हैं। ये आप अच्छे से जानते हो कि प्रोटॉन के पास जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से रिपल्सन होता है। जब स्फेरिकल होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बाद में जाके प्रॉब्लम होती है। तो आप इसमें आप देख लीजिए शॉर्ट रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज। इन्हों का ये घटती क्यों है? न्यूक्लियर फोर्सेज के शॉर्ट रेंज होने की वजह से। तो ये तो आंसर बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है, शॉर्ट रेंज होने की वजह से घट जाएगी, बिल्कुल लॉजिकली करेक्ट नहीं है। दूसरा है लॉन्ग रेंज ऑफ कूलम्ब फोर्सेस। लॉन्ग रेंज ऑफ कूलम्ब फोर्सेस बड़ा होगा, दूर तक भी कूलम्ब फोर्सेस लगते रहते हैं। वैसे आंसर इसका यही है, लॉन्ग रेंज ऑफ कूलम्ब फोर्सेस। नेक्स्ट में टेंसर नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, ये भी मीनिंग लेस है, कंफ्यूज करने के लिए दे दिए जाते हैं। भाई न्यूक्लियर फोर्सेस शॉर्ट रेंज होते हैं, यहाँ पे समझने के लिए इतना ही काफ़ी है। टेंसर नेचर होता सही है, लेकिन उसकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर कम नहीं होती है ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है। और एक चौथा ऑप्शन भी डाला गया है स्पिन वाला, ताकि कंफ्यूज कर हो आप। स्पिन डिपेंडेंस ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। तो इस तरीके से जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती जाती है, अनस्टेबिलिटी आती है ड्यू टू कूलम्बियन फोर्सेस जो शॉर्ट लॉन्ग रेंज तक काम करते हैं। ये इसका आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखें। सिंपल है, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाता है तो वो सिंपल हो जाता है। मैं ट्राई करता हूँ कि क्वेश्चन को आपको समझा ले जाऊँ और आपका डर निकल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग लेते हैं। चूज द पार्टिकल विद 0 पेरियड नंबर। पार्टिकल फिजिक्स का हो गया। चूज द पार्टिकल विद 0 बेरियन नंबर। विद 0 बेरियन नंबर कहने का मतलब है 0 बेरियन नंबर उसी का होगा जो बेरियन नहीं होगा, माने इलेक्ट्रॉन वगैरह होगा तो उसका बेरियन नंबर 0 होगा। तो अब इसमें पार्टिकल्स क्या लिखे हुए हैं? एक न्यूट्रॉन लिखा हुआ है, दूसरा प्रोटॉन लिखा है, तीसरा जो है पाइऑन लिखा हुआ है, यानी पाइमेसॉन लिखा हुआ है। पाइऑन का मतलब पाइमेसॉन। ये भी बेरियन नहीं होता है क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन बेरियंस हैं, इनके बेरियन नंबर हैं। पाइऑन बेरियन नंबर 0 वाला हमको ढूंढना है, ये हो गया C। और D में है डेल्टा प्लस। डेल्टा ये हाइब्रोन है जो कि बेरियन है। सिर्फ पाइमेसॉन या पाइऑन बेरियन नहीं है, इसलिए 0 बेरियन नंबर वाला पार्टिकल कौन सा है? पाइऑन। यही क्वेश्चन आया था 2004 में, जिसमें आपको बता दिया है। आप क्वेश्चन सपोज करते हैं चूज दी पार्टिकल विद 0 इलेक्ट्रॉन नंबर, बदल के अगर कोई बनाता है और उसमें 3 जो है इलेक्ट्रॉन्स डाल दे और एक जो है बेरियन डाल दे, तो जो बेरियन होगा उसका 0 इलेक्ट्रॉन नंबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। Which one of the following reactions is allowed? Which of the following reactions is allowed? Which one of the? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से कौन सी सही है? Is allowed. Is allowed. A है P इक्वल टू N प्लस E माइनस। B में है P इक्वल टू E प्लस
इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। सी में है P इक्वल टू, मैंने प्रोटॉन का डीके दिखा रहे हैं, पाई प्लस गामा प्रोटॉन। और डी में दिखा रहे हैं P बार माने एंटी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू पाई प्लस पाई माइनस। इसका सही जो जवाब है वो ये चौथी वाली है, P प्लस एन इक्वल टू पाई प्लस पाई माइनस। माने एंटी प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके कन्वर्ट हो जाते हैं पाई प्लस और पाई माइनस म्यूसॉन में। अब हमें नहीं मालूम, हम एक्सपेरिमेंटली तो देख नहीं रहे हैं, हमारे पास क्या रास्ता होता है कि हम कंजर्वेशन देख लें, कंजर्वेशन लॉस को देखें। आप T3 देखेंगे, S देखेंगे कंजर्वेशन को, आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन से में कंजर्वेशन सही बैठ रहा, किसमें नॉन कंजर्व रहता है। तो आप भी आंसर आप फिलहाल रख सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करने के लिए टाइम हम लोग के पास नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको अगर ज़रूरत है तो वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ऐसा जो क्वेश्चन हम रखने जा रहे हैं वो दूसरे अंदाज में, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो गेट तक रिपीट होते हैं लेकिन दूसरे भाषा में। अब हमें याद नहीं है, हमने इस टाइप का क्वेश्चन पहले कब बताया है, इसी साल आया है। देख लीजिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 10, न्यूट्रॉन इन इट्स, न्यूट्रॉन आपके कोर्स में है, ग्राउंड स्टेट has a total angular momentum, has a, या धीमे धीमे आप रट भी जाएंगे, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऐसे ही समझ लीजिए, मोमेंटम J इक्वल टू 1। अब ज़्यादा यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसी पे क्वेश्चन बन जाए, पूरा क्वेश्चन ना आए। टोटल एंगुलर मोमेंटम न्यूट्रॉन का क्या होता है, ए ऑप्शन में 0, -1, 1/2, 1, तो आपको 1 टिक कर सकते हो। मतलब यूं ही दिमाग में आ गया, आपके सामने रख दिया। एंड ए पॉजिटिव प्रेरिटी, ये तो उससे संबंधित सही बात जो फैक्ट है वो रख दिया है, पॉजिटिव प्रेरिटी। द करेस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल, अब चूंकि J और प्रेरिटी बता दी है, अब ये L पूछ रहे हैं, करेस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L। मुझे लगता है पीछे दूसरे अंदाज में किसी और क्लियर में आया है। L एंड स्पिन S combinations are ए में आप पहले जान चुके हैं, इसमें फिर ज़्यादा डिस्कस करना ही पड़ेगा। L इक्वल टू 0, S इक्वल टू 1। अगर L इक्वल टू 0 है तो S इक्वल टू 1 आएगा, एंड L इक्वल टू 2 आएगा तो S इक्वल टू 0 आएगा। B में ये दे रहे हैं L इक्वल टू 0 तो S इक्वल टू 1, एंड L इक्वल टू 1 तो S इक्वल टू 1। C में L इक्वल टू 0, S इक्वल टू 1, एंड L इक्वल टू 2, S इक्वल टू 1। B में L इक्वल टू 1, S इक्वल टू 1, एंड L इक्वल टू 2, S इक्वल टू 1। इसका सही आंसर है ये L इक्वल टू 0, S इक्वल टू 1, L इक्वल टू 2, S इक्वल टू 1। इसका सी आंसर सही है। इसको आप रिवाइज कर लें, अपने मेमोरी में रख लें।
अगर कोई कंफ्यूजन है बुक से आप उसको कंसल्ट कर लें, जहाँ भी न्यूट्रॉन से संबंधित मैटर। अब हम लोग 2005 के क्वेश्चंस कुछ ले लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर शायद 11 है या 10 है, जो भी है मैं 10 मान के चलता हूँ। द एविडेंस, ये नॉन कंजर्वेशन ऑफ पेरिटी बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव में आता रहा है, तो नॉन कंजर्वेशन ऑफ पेरिटी का थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम रखने जा रहे हैं। देखिए, द एविडेंस ऑफ द नॉन कंजर्वेशन ऑफ पेरिटी, द एविडेंस ऑफ द नॉन कंजर्वेशन ऑफ पेरिटी, कौन सा एविडेंस है ये जानना चाहते हैं। इन बीटा डिके हैज बीन, बीटा डिके में आता है, हैज बीन obtained from the observation, has been obtained, बहुत ही important क्वेश्चन है, has been obtained from the observation that the beta intensity, that beta intensity में तो फर्क आता है, that the beta intensity अब ऑप्शंस आ गए हैं। नंबर ए, एंटी पैरेलल टू द न्यूक्लियर स्पिन, टू द न्यूक्लियर स्पिन। इसमें डायरेक्शंस हम नहीं लिख रहे हैं। इज सेम एज दैट along nuclear spin, and as that along the nuclear spin is same along the nuclear spin direction। ठीक है, अब इसमें एंटी पैरेलल टू द, माने पेरिटी के बारे में कहा है, एंटी पैरेलल टू द न्यूक्लियर स्पिन डायरेक्शंस इज सेम एज दैट अलोंग द न्यूक्लियर स्पिन डायरेक्शन। माने जो न्यूक्लियर स्पिन डायरेक्शंस की है उसमें जो बीटा इंटेंसिटी है वो एंटी पैरेलल है न्यूक्लियर स्पिन डायरेक्शंस की। ये आ गया। बी वाले में पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, एंटी पैरेलल की जगह पे एंटी पैरेलल लिखा, यहाँ पे इज सेम एज की जगह पे कर दिया है इज नॉट द सेम एज, आप नेगेटिव मिल जाएगा, सेम एज। सी में इन्होंने दिया है कुछ डिफरेंट लिखी है, सोज ए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, सोज ए कंटिन्यूअस distribution as a function of momentum, इधर उधर की बातें जोड़ दी जाती हैं, हमको मतलब की बात उसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है। डी में लिख दिया इज इंडिपेंडेंट to the nuclear spin, directions। इसका वैसे सही आंसर है ए, पहले ही वाला, एंटी पैरेलल टू द न्यूक्लियर स्पिन इज सेम दैट ऑफ अलोंग द न्यूक्लियर स्पिन डायरेक्शन। ये जो इन्होंने बताया कि नॉन कंजर्वेशन ऑफ पेरिटी बीटा डिके में होती है, तो ये जो भी ऑब्टेन्ड होती है बीटा इंटेंसिटी, उसके आधार पर हम उसको समझते हैं। इसका सही आंसर ये है, आप इसको चेक कर लीजिए। जहाँ नॉन कंजर्वेशन ऑफ पेरिटी को समराइज किया गया होगा एक्सपेरिमेंटली, तब ये बात लिखी होगी। आप उससे जहाँ टेक्स्ट है उससे चेक कर सकते हैं।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डीके इज फॉरबिडन। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डीके इज फॉरबिडन। कौन सा डीके फॉरबिडन है ये देखना है। इसमें 4 इक्वेशंस लिखी हैं, ए बी सी डी। ए में है म्यू माइनस इक्वल्स ई माइनस प्लस म्यू न्यूट्रॉन प्लस एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। बी में लिखा है पाई प्लस इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्लस न्यू ए। पाई माइनस पाई प्लस इक्वल टू पाई प्लस इक्वल्स ई प्लस पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। सी में है म्यू प्लस इक्वल्स म्यू प्लस प्लस न्यू। और डी में है म्यू माइनस ई प्लस प्लस ई माइनस प्लस ई माइनस। आप कंजर्वेशन लॉज के साथ कौन सा सही फिट नहीं बैठता है आप चेक कर सकते हो। वैसे आप इलेक्ट्रॉन नंबर का कंजर्वेशन भी देख सकते हो। तो इसमें सही आंसर है कि ये जो डीके है, यानी ये म्यू माइनस मीसॉन का डीके दिखाया है, ये पाई प्लस मीसॉन का डीके दिखा हुआ, ये म्यू प्लस मीसॉन का दिखाया है। ये अगेन म्यू माइनस के 2 तरीकों से, एक ये तरीका दिखाया है, ये तरीका दिखाया है। ये वाला अलाउड है, ये वाला नहीं अलाउड है, और ये दोनों अलाउड है। ये हम एक्सपेरिमेंटली तो नहीं, कंजर्वेशन लॉज से ही कंफर्म करते हैं, उनको अप्लाई करके कि कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन अलाउड है और कौन सा नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विद रेफरेंस टू न्यूक्लियर फोर्सेस, बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस से संबंधित है। Which one of the following statements, which one of the following statements is not true। माने 3 ऑप्शन सही लिखे होंगे और एक ऑप्शन गलत होगा। द न्यूक्लियर फोर्सेस आर, न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में बात कही। न्यूक्लियर फोर्सेस कैसे होते हैं इसके बारे में 3 बातें सही लिखी होंगी, एक गलत होगी, हमें पहचानना होगा। आर शॉर्ट रेंज पहली बात लिखी है। दूसरी लिखी है चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज इंडिपेंडेंट। सी में लिखा हुआ है वेलोसिटी डिपेंडेंट, वेलोसिटी डिपेंडेंट, ठीक है। और डी में लिखा हुआ है स्पिन इंडिपेंडेंट, स्पिन इंडिपेंडेंट। इसमें हमें लग रहा है टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। शॉर्ट रेंज होते हैं, चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, ये सब होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। माने कौन सा जो है स्टेटमेंट में सही नहीं है, वो स्पिन इंडिपेंडेंट होते फोर्सेस, ये बात सही नहीं है। इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 12 को समझ लीजिए, चेक कर लीजिए। मैंने आपको ईयर भी दिखा दिया है, तो डेट के 2005 के पेपर में ये पूछा गया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं। 13 सीधा सीधा
बाइंडिंग एनर्जी वाले फॉर्मूले से संबंधित है। विच ऑफ दी following expressions for total binding energy ये भी पूछा जाता है मोस्टली। इस टाइप का क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। B of a nucleus is correct, यानी एक सही है और कुछ में कहीं ना कहीं गलती कर दी गई है। A, B, C, D। A में लिखा हुआ है B इक्वल टू A1A। ध्यान रहे कि जो A1, A2, A3, A4 पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स होते हैं। इसको लिखने का तरीका इसमें इन्होंने लिखा A1, A2, A3, A4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, कौन सा सही है इस करेक्ट? हमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया। A1A माइनस A2 A पर पावर 2/3। A आप जानते होंगे मास नंबर है। माइनस A3, माइनस का मतलब उसको कमजोर करने वाले टर्म होते हैं, प्लस का मतलब होता है उसकी स्टेबल बनाने वाले टर्म होते हैं। Z माइनस 1 अपॉन A टू द पावर 1/3 माइनस A4 A माइनस 2Z। बहुत डिटेल में हम डिस्कस करने का टाइम नहीं हम लोग के पास। अपॉन A प्लस डेल्टा। ठीक है, वैसे सही है, हमने फॉर्मूला लिख दिया है, आप चेक कर सकते हो। हालांकि एक आध में लिख देता हूँ, सारे ऑप्शन नहीं लिखूंगा। दूसरे वाले में इसने क्या किया है, B इक्वल टू A1A लिख दिया, माइनस की जगह यहाँ प्लस लगा दिया है और एज सच रिपीट कर दिया है, सारे टर्म रिपीट कर दिए हैं। तीसरे वाले में इसने क्या किया है कि A1A और प्लस वही, मतलब इसमें भी प्लस लगा रहने दिया है और इसमें जो है कुछ ना कुछ चेंज कर दिए हैं। फिलहाल आप सही, मेरा मतलब सजेशन है आपको कि आप ये जो मास फॉर्मूला है बाइंडिंग एनर्जी वाला, इसको सही वाला रट लीजिएगा अपने आप। एक तो साइन देख लीजिएगा, इनकी a की पावर्स, यहाँ z माइनस 1 a टू द पावर 1/3, यहाँ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस 2z होल स्क्वायर बाई a प्लस डेल्टा। आप अच्छे से जानते हो कौन सा टर्म है, वॉल्यूम एनर्जी टर्म, कॉलम एनर्जी, एसिमेट्री एनर्जी वगैरह वगैरह। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 13 को चेक करके समझ सकते हो। सिर्फ सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं और यहीं पर खत्म करेंगे। 14 अकॉर्डिंग टू द सेल मॉडल, अकॉर्डिंग टू द सेल मॉडल, टू द सेल मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस, सेल मॉडल, द ग्राउंड स्टेट ऑफ, ये भी हमें लग रहा है कि पहले किसी और ईयर में गेट में आ चुका है, लेकिन दूसरे अंदाज में। ग्राउंड स्टेट ऑफ ऑक्सीजन 8O15 ले लिया है, 16 के बजाय। न्यूक्लियस इज ऑप्शंस हैं 3/2 प्लस में, फिर 1/2 प्लस में, C में है 3/2 माइनस में और D में है 1/2 माइनस में। इसका जो सही आंसर है वो 1/2 प्लस है। आ चुका है, इसमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। इसी टाइप का आपको ये जो है सेल मॉडल के हिसाब से ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन बाय दिस स्टेट। मैं यही ख़त्म करता हूँ।
धीमे धीमे हम लोग 2-3 में ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद हम लोग फिजिक्स ऑफ नैनो मटेरियल्स करेंगे। और मैं यही ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।